जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर था डेवलपमेंट, उसका सेकंड पार्ट को हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी कि जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसको कवर किया था। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम और उसके साथ साथ हमारा क्या गोल्स होता है डेवलपमेंट का, उसको हम लोगों ने इन ब्रीफ डिस्कस किया था। नेशनल डेवलपमेंट, एक देश का डेवलपमेंट किस आधार पे होना चाहिए, विद एग्जांपल्स हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। और फोर्थ टॉपिक जो हमारा था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, इसको हम लोगों ने जस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी लेवल पे इंट्रोड्यूस किया था। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर अप करेंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ द हमारा तीन टॉपिक्स है इसको हम लोग कवर अप करेंगे इस वीडियो में इन ब्रीफ विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विद मॉडर्न डेटा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। आता है हमारा सबसे पहला स्लाइड्स, दैट इज डेवलपमेंट डिफरेंट नोशंस फॉर डिफरेंट पीपल, हाउ सम कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड एंड सम अंडर डेवलप्ड। आखिर कोई देश डेवलप और अंडर डेवलप किस आधार पे कहलाता है। हाँ, हम लोगों ने पिछले क्लास पे डिस्कस किया था कि जो इनकम का क्राइटेरिया है वो यूएस प्रेफर करता है, और कहीं ना कहीं भूटान जो है हमारा छोटा भाई, वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश करता है कि एक देश का लोग अगर खुश है दैट मीन्स दे आर डेवलप्ड, अगर वो लोग खुश नहीं है दैट मीन्स दे आर नॉट डेवलप्ड। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये भी सही है। आदमी पैसा कमाता है खुश रहने के लिए, कहीं ना कहीं पैसा कमा करके ही भाई आदमी संतुष्टि तो है नहीं। ये आदमी देखिए चाचा कितना बढ़िया एकदम नोट पे नोट एकदम गिर रहा है, एकदम सुनियो जैसा लग रहा है देखने में। ठीक है जो भी है, और ये बेचारा कटोरा लेके घूर रहा है, इसको पता नहीं मिल गया, खाने को भी मिल गया तो बहुत खुश रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, आखिर एक देश का इनकम क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया। एनसीईआरटी में इसके बारे में प्रॉपर थ्योरी दिया गया है विद एग्जांपल्स, बट हम लोगों ने इसको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट जो हमारा क्रिप्स डेटा था उसको मैंने यहाँ पे निकाला है। इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड टोटल इनकम। अगर मान लीजिए आपके सिटी में अगर आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना तो आप क्या करिएगा, जितने भी आपके जो पॉपुलेशन है, लेट्स से अगर आपका सिटी का पॉपुलेशन 50,000 है, 50,000 है, अब 50,000 पॉपुलेशन जो है आपका, ये आपका पॉपुलेशन अगर हो जा रहा है, और लेट्स से कोई आदमी दिन का 100 रुपये कमा रहा होगा, कोई 1000 रुपये कमा रहा होगा, ऐसा भी सकता है कोई 5000 कमा रहा हो, कोई 10,000 कमा रहा हो, तो वेरिएबल इनकम रहेगा। तो अगर आप लोग इसका सम अप निकालिएगा, लेट से अगर इनकम आ गया आपका 10 करोड़ इनकम आ गया, तो आप बोलिएगा कि हाँ उस जगह का या उस सिटी का टोटल इनकम है मेरा 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ हालांकि एक टाउन वगैरह के हिसाब से ठीक है, बट एक सिटी में इससे बहुत ही ज़्यादा टोटल इनकम आता है। और यहीं अगर आप एवरेज इनकम निकालना चाहिएगा, अगर एवरेज इनकम आप निकालने चाहिएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। एवरेज का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही हमारा जो फॉर्मूला एवरेज का, इससे आप एवरेज इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। भैया एवरेज इनकम से क्या होगा कि आपको एक क्षेत्र का, एक एरिया का आपको एक एवरेज आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ के लोग ऑन एन एवरेज इतना अर्न करते हैं। बट क्या ये सही तरीका है? एवरेज इनकम से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। इस स्लाइड्स में थोड़ा सा ये नीचे आ गए हैं पेंसिल वाला आइटम, पर कैपिटा इनकम, इसको हम लोग एज पर कैपिटा इनकम भी जानते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं सही तरीका है क्या? अब एवरेज निकालने जाइएगा, कोई मतलब फ्लक्चुएशंस इसमें आ जाता है। लेट से एक एग्जांपल समझिए, मैं 5 लोगों का यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, 5 पीपल का एग्जांपल लेता हूँ। एक का इनकम है 5 रुपया, दूसरा का भी इनकम है 5 रुपया, तीसरा का भी इनकम है 5 रुपया, चौथा का इनकम भी है 5 रुपया, पाँचवा का इनकम है लेट से 50 रुपया। बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, लोग 5 रुपया कमा रहे हैं, एक तो 50 रुपया कमा रहा है। टोटल अगर आप समअप करिएगा तो 5, 10, 15, 20, 20 और 50, 70, 70 बाई 5 करिए, 5 1 5, 6 7, 2 रिमाइंडर, 5 4 20, तो एवरेज इनकम आ रहा है 14। क्या ये पर पर्सन इनकम, आप इन लोगों का देखिए 5 ही रुपये कमा रहा है लेकिन एवरेज आ रहा है 14, क्या ये सही बात है? ये लोग 5 ही रुपये कमा रहा है, ये आदमी 50 रुपये कमा रहा है, एक तो ज़्यादा कमा रहा है जिसका वजह से पूरा एवरेज हम लोग को ज़्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमारा देश का भी इकोनॉमी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। भैया देश का इकोनॉमी कैसे जा रहा है? अभी आप लोग सुने होंगे कि हमारा इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करने वाला है, या शायद कर चुका है। तो होप सो अगर ये कर चुका है 4 ट्रिलियन, ये कैसे हुआ भाई? आप आम आदमी अपना आसपास अपना नजर दौड़ाइए, सीधा बात है, आप डेटा भी देखिए, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स को फील करने का कोशिश करिए। आप आसपास अपना नजर दौड़ाइए, क्या आपके आसपास के लोगों का इनकम बढ़ा है? क्या आपके आसपास के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है? हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप टेक्नोलॉजी तो आप ऐड कर रहे हैं, बट क्या वो लोग
पहले के मुकाबले जो आप जिस लेवल का वो मेहनत कर रहे थे, क्या उसी लेवल का मेहनत करके ज़्यादा अर्न कर रहे हैं? आप खुद एक बार एक्सपीरियंस करिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है, इसमें आपका कहीं ना कहीं सोशल साइंस और ये मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है, सोशल साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये सब तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे छोटा छोटा सा चीज़ है हम लोग को जो समझना है। तो एवरेज इनकम आप यहाँ निकाल रहे हैं भैया, यहाँ पे 5-5 रुपये लोग कमा रहा है, इधर 50 रुपये ही 5वां आदमी तो कमा रहा है, तो एवरेज इनकम 14 रुपये हो जा रहा है। कहाँ ये 5 रुपया, कहाँ 14 रुपये, कितना ह्यूज डिफरेंस हो जा रहा है। आप एक और एग्जांपल लीजिए, लेट से हम अनदर 5 लोग का एग्जांपल लेते हैं। लेट से अनदर 5 लोगों का अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, एक 5 रुपये कमा रहा है, दूसरा भी 5 रुपये कमा रहा है, तीसरा मान लीजिए 7 रुपये कमा रहा है, चौथा 3 रुपया कमा रहा है, पाँचवा भी 5 रुपये कमा रहा है। इसका अगर आप समअप करिएगा तो 5 5 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25/5 हो गया हमारे पास 5 5 25। तो ₹5 हमारा यहाँ पे एवरेज इनकम आ रहा है। आप ये 5 को ये इन लोगों का इनकम से कंपेयर करिए, चलिए बराबर आ रहा है। 7 और 5 में ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है, 3 और 5 में भी ज़्यादा फर्क, हाँ है, फ़र्क तो है अच्छा खासा, बट यहाँ कहाँ आपका 5, यहाँ कहाँ 14। तो एवरेज इनकम में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, फिर भी ये जो केस है इट इज़ बेटर देन दिस केस, जहाँ पे सिर्फ एक लोग बहुत ज़्यादा कमा रहा है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑन एन एवरेज सब लोग का कुछ थोड़ा मोड़ा अप एंड डाउन तो रहेगा ही। तो कहीं ना कहीं ये जो एवरेज इनकम निकालने का जो क्राइटेरिया होता है कि ये सही भी है, और एज वेल एज थोड़ा सा मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को ये नेग्लेक्ट भी कर देता है। अगर आपके पास कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बीपीएल में है, आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट अगर आप एवरेज इनकम निकालिएगा, लेट से आप अडानी अंबानी और जो हमारे बहुत सारे जो करोड़पतिज हैं उनके इनकम को आप समअप किए, और वहाँ पे आप बीपीएल वाले लोगों से उन लोगों का समअप कर दिए। एवरेज इनकम आपका लेट से बीपीएल वाला जो जितना भी एवरेज आदमी है 100 रुपया कमा रहा है, इन लोग का लाखों रुपया का इनकम था, बट एवरेज इनकम आ गया हमारे पास ₹500। लेट से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 500, क्या ये 100 और 500 में आपका कोई कंपैरिजन बैठ सकता है? यही चीज़ होता है एवरेज इनकम में। हालांकि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक में हम लोग का। देखिए एवरेज इनकम सही है, एक तरीका एक अकॉर्डिंग सही है, बट कहीं ना कहीं ये एक फॉल्स प्रायोरिटी भी हम लोग को दे देता है। फॉल्स क्या प्रायोरिटी दे देता है भाई, कि देश का सब लोग जितना कमा रहा है उसका एक तो हमको अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल पाता है, बट जो इनकम में वेरिएशंस है, अगर कोई गरीब है तो कितना गरीब है, अगर कोई अमीर है तो कितना अमीर है, ये हम लोग को नहीं समझ में आता है। एवरेज बस एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ के देश के लोगों में इतना सारा पैसा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आता है भैया कि कौन कंट्री में कौन कितना लोग कमा रहा है, बॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम के आधार पे ये जो एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके आधार पे जो हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $63,400, ये अभी 2023 का जो हमारा एनसीईआरटी है, अभी जो करंट आप लोगों का एनसीईआरटी का वेबसाइट में जो दिया हुआ है, मैंने वहाँ से इस डेटा को लिया है। तो यूएसडी डॉलर जो हमारा $63,400 पर एनम है एंड अबव आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। कौन सा देश रिच होगा जहाँ पे पर कैपिटा इनकम $63,400 है। $1 का भी आप मान के चलिए भी 80 समथिंग चल रहा है, 90 के आसपास, लेट से 100 ही रुपया पकड़िए। तो इंडिया में अगर आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा तो इंटू 100 करेगा तो 63400 और 2 जीरो जोड़ दीजिए भैया, 63,40,000, 63,40,000 अगर एवरेज आदमी कमा रहा है, 50 लाख पकड़िए ना जी, 63, बाप रे बाप, 50 लाख रुपया साल भर का आदमी अगर ऑन एन एवरेज 50 लाख रुपया के ऊपर कमा रहा तो रिच कंट्री होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो हमारे जो गार्जियंस है या फिर आप आसपास जो इनकम देख रहे हैं उनका आप एवरेज इनकम कैलकुलेट करिएगा कि उन लोग का 5 या 10 लाख भी क्रॉस करता है या नहीं। बट देखिए यहाँ पे रिच कंट्रीज वही कहलाएंगे जिनका एवरेज इनकम लगभग 50-60 लाख का ऊपर है। यूएसडी डॉलर में अगर हम लोग देखें तो $63,400, यही डेटा आप कोशिश करिएगा याद करने का, करंट हमारे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। और कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसडी डॉलर $2,400, भैया 2400 मतलब कितना हो जाएगा, करिए 2400 और 2 जीरो जोड़ दीजिए, 2,40,000। ये सुनने में थोड़ा ठीक लग रहा है कि हमारे इंडिया में लगभग 2,40,000, 3 लाख, 5 लाख ये जो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का भी कैटेगराइजेशन होता है, तो इनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। खास करके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का तो अभी राइज हुआ है, साथ ही साथ एक न्यू मिडिल क्लास दैट इज लोअर मिडिल क्लास, उसका भी बहुत ज़्यादा अमर्ज हुआ है। जनरली लोअर मिडिल क्लास में कौन लोग थे, जो लोग बीपीएल थे पहले, बट अभी उनका इनकम जो है 10,000 12,000 का कोई नौकरी कर रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग मिडिल क्लास में आ जाते हैं। 12,000, कोई 20,000 का नौकरी कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा
तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो बीच में आता है। इंडिया जो है कैसे लो आता है हमारा कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2023 वाज जस्ट $10,030। 10,030 में मल्टीप्लाई करिए तो 100 से 10030, ये है ना, ठीक लिखे तो, और 2 जीरो। अरे भैया इतना इनकम है क्या सही में? 10 लाख रुपया, 10,03,000 रुपया आदमी कमा लेता है इंडिया में ऑन एन एवरेज। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या ये डेटा आपको सही लग रहा है या मैंने फॉल्ट किया है या एनसीईआरटी का फॉल्ट है। बट 10,30,000 रुपया आदमी कमा लेता है एवरेज इंडिया में। ये होगा शायद, कमा लेता होगा। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो हमारा जो है यही कंट्री कहलाता है डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, मिडिल ईस्ट को एक्सक्लूड क्यों किया गया है भैया? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मिडिल ईस्ट को एक्सक्लूड क्यों किया जाता है एज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। बट करेंटली आपको पता है ये पॉलिसी इन लोग का बहुत अच्छा है, फर्दर वो लोग जल्दी डेवलप्ड इकोनॉमी के कैटेगराइजेशन में आ जाएंगे। देखिए जो मैंने आपको डिफरेंसेस यहाँ पे पहले मैंने जो आपको एक एग्जांपल लेके बताया, यहाँ पर भी ये 4 गो आदमी बैठा एकदम बढ़िया से आराम से, शेयरिंग वगैरह के आदमी भी नहीं तो 1 2 3 4 5 आदमी 4 कुर्सी में बैठ गया जुगाड़ वगाड़ लगा करके। और यहाँ देखिएगा दूसर का जो एग्जाम्पल है, यहाँ 4 गो कुर्सी अकेला लेके बैठा है और 2 गो कुर्सी में ही बेचारा 4 गो आदमी बैठा है। तो कौन सा आपको देखने में अच्छा लग रहा है, जहाँ पे सब मिलजुल करके साथ में रह रहे हैं, या फिर यहाँ पे देखिए ये एक आदमी है अकेला एकदम बैठा हुआ और ये 4 गो आदमी 2 गो में बैठा, कैसे बैठ गया? देखिए पैरवा चढ़ा दिया। Averages are useful for comparison, but they hide disparities. It does not tell how the income is distributed among the people. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, how the income is distributed among the people. लोगों में आखिर इनकम किस कैटेगराइजेशन में, किस क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग को एवरेज इनकम नहीं बता पाता है। इसी की वजह से तो देखिए यहाँ भी आप देखिएगा तो 4 गो कुर्सी में 1 2 3 4 5 आदमी बैठा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गो कुर्सी में भी 5 गो आदमी बैठा है। तो यहाँ देखने में लगेगा कि बढ़िया है चीज। तो वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम। अरे भैया ये आदमी देखिए बहुत गुस्सा में लग रहा है कि हम लोग सब चेयर बनाए। इनका कहने का मतलब यही है कि एक इकोनॉमी को मिल करके जो बनाता है, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सब देश के लोग मिल करके करते हैं। बट जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो आगे बढ़ जाते हैं, जो मिडिल एफिशिएंट होता है, कम एफिशिएंट होते हैं, वो लोअर कैटेगराइजेशन में रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। कहा है कि इन दोनों का बीच में रहना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों का मिडिल में रहना हम लोग को ज़रूरी है। मिडिल में क्यों सर? आप सब चीज़ सोचिएगा बराबर हो, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप अगर कोई कम पढ़ने वाला बच्चा और कोई अच्छा पढ़ने वाला लड़का, उस दोनों को इक्वल नज़र से देखिएगा। हाँ, बीइंग स्टूडेंट को हम लोग को इक्वल नज़र से देखना चाहिए। बट वो दिन रात मेहनत कर रहा, मार्क्स ला रहा है, अब मान लीजिए जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा उसको भी हम उतना मार्क्स दे दिए, क्या ये जस्टिफाइड है? यही चीज़ हो जाता है कि इकोनॉमी में भी कोई एफिशिएंट ज़्यादा है तो अच्छा कमाता है, पैसा ज़्यादा कमा लेता है, जो एफिशिएंट नहीं रहता है वो थोड़ा कम कमा पाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में। यहाँ पे हरियाणा और केरला और बिहार का यहाँ पर कैपिटल इनकम दिया है 2,74,729। अच्छा है भैया। और यहाँ केरला का है 2,34,405 और बिहार का हमारा बहुत कम है पर कैपिटल इनकम 47,498। बिहार में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जहाँ जो लोग रंगदारी वगैरह में रहते हैं और जो लोग थोड़ा सा मतलब कुछ एजुकेटेड क्लास भी है तो वो लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं सिटीज़ में रह करके। बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो लेबर क्लास पीपल रहते हैं तो उन लोगों का इनकम बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से एवरेज इनकम यहाँ बिहार का बहुत ही कम आता है। बट कुछ लोग बहुत ही कमा रहे होते हैं भाई, बहुत समझ सकते हैं कैसे कमा रहे होंगे, आइडिया होगा आप लोग को। We found that not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind। हम लोग को साथ में रखना है। The same applies for the nations। अब यहाँ लोग तो कमा रहा है तो बढ़िया कमा रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप जब लिटरेसी रेट के बारे में आएंगे, लिटरेसी रेट का टेबल देखिए यहाँ पे, सब टेबल एकदम टेबल को बढ़िया से ऑब्जर्व करना है। क्या इकोनॉमिक्स में देखिए आपको डेटा जो है लेफ्ट ब्रेन डेटा, इसको ऑब्जर्व करिए, याद जितना होगा करिएगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, बट ऑब्जर्व करिए। हरियाणा में देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 1000 बच्चा में 28 बच्चा मर जाता है साल भर होने का पहले ही। लिटरेसी रेट तो यहाँ ठीक है भाई 82% हरियाणा का 2017-18 के अकॉर्डिंग। 2020 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 रहा है, बहुत पहले से कमा है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज बिटवीन 15 to 17 ईयर। मतलब कि मान लीजिए अगर 100 लोग हैं, 100 बच्चा है तो उसमें कितना बच्चा स्कूल जा रहा है, रेगुलर स्कूल जा रहा है, तो 73 बच्चा स्कूल जा रहा है। केरला में देखिएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी 6 ही है, बहुत कम है, लोग बहुत कंट्रोल रखा है।
लिटरेसी रेट भी केरला में बहुत अच्छा है 94%। देखिए केरला में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा मानते हैं हम लोग, बट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर हैविंग, दैट आल्सो मैटर्स। ये नहीं कि बच्चा सब लिखने पढ़, लिटरेसी मतलब क्या होता है, किसी भी एक लैंग्वेज में किसी इंसान को अगर पढ़ना लिखना आ रहा है तो वो लिटरेट कहलाएगा। तो क्या ये जरूरी है भैया कि लिटरेट है तो उसको बहुत नॉलेज होगा? तो लिटरेसी रेट भी कहीं ना कहीं मैंने हम लोग को बस एक आइडिया देता है कि लिखना पढ़ना जानता है कि नहीं, बट कैसा क्वालिटी ऑफ नॉलेज है, कैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये भी मैटर करता है। बिहार में देखिएगा तो 27 जो है आदमी 1000 लोगों में 27 मैंने 1000 का बच्चा में 27 बच्चा मर जाता है अभी, तो क्या हरियाणा से कम ही है? हाँ भाई बिहार ठीक, ज़्यादा कम नहीं है, एक ही का डिफरेंस है। लिटरेसी रेट बिहार में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जुगाड़ लगाने में एक नंबर है। नेट अटेंडेंस रेशियो देखिएगा तो ये भी हमारा बिहार का बहुत ही कम है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सब कुछ कुछ अब टर्म्स हैं यहाँ पे देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है भैया? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000। एक साल के अंदर अगर कोई बच्चा मर जा रहा है तो 1000 बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसमें कितना बच्चा एक साल के अंदर मर जा रहा है, दैट इज ओनली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है भैया कि लिटरेट पॉपुलेशन को वो मेजर करता है इन द 7 एंड अबव, 7 साल से और 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो अगर एक भाषा में लिखना पढ़ना जानते हैं तो उसको हम लोग लिटरेट कहते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी सारा आप जो बच्चा 1000 का बच्चा लिए उसमें कितना बच्चा स्कूल जा रहा है। 100 का बच्चा लिए तो उसमें 73 को स्कूल जा रहा है, इधर 100 का बच्चा में 94 जा रहा है, 6 को नहीं जा रहा होगा, उसका मर्जी भैया, नहीं जा रहा, काहे नहीं जा रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी स्लाइड्स में दे दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, हमारा छठा टॉपिक है, दैट इज पब्लिक फैसिलिटी। भैया पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है? सरकारी फैसिलिटी। सरकार जो हम लोग को प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कॉरपोरेट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो आम आदमी लोगों का जिससे भला हो पाए। मनी इज नॉट सफिशिएंट टू बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सिर्फ पैसा ही जरूरत नहीं है भैया, पैसा जरूरत नहीं है, आदमी का सोच विचारधारा भी बहुत मैटर करता है। आपका पास बहुत पैसा है लेकिन आप रह रहे हैं ऐसा जगह में जहां आपको वैसा क्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं मिल पा रहा हो। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। देखिएगा इंडिया से बहुत लोग माइग्रेट कर जाते हैं यूएस वगैरह में, बोलते हैं यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। खास करके आप डॉक्टर्स में देखिएगा, डॉक्टर लोग इंडिया में भी अच्छा कमा रहे हैं, ऑब्वियस बात है यूएस में जाकर और ज़्यादा कमाते थे। अभी तो करेंटली डोनाल्ड ट्रम्प जो है सब देना बंद कर दिया है, वर्क वीज़ा वगैरह भी मिलता है लेकिन बहुत हार्ड कर दिया पहले से। बट ज़्यादातर जो हाईली एजुकेटेड हाईली स्किल्ड लोग रहते थे यूएस सेटल हो जाते थे, कारण इंडिया में पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा आपको, इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह जब बीमारी में फैल जाता है, हालांकि सभी जगह ये चीज़ होता है बट इंडिया में देखिएगा ये बहुत बड़ा इशू भी हो रहा है इंडिया में। पॉल्यूशन, हम जो रह रहे हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट, हमारा आसनसोल दुर्गापुर जो बेल्ट है यहाँ पर भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत पीक पे है। तो ये चीज़ मेरे को भी समझ नहीं आता है सरकार इसमें कब स्टेप्स लेगी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है भैया पब्लिक फैसिलिटीज़ का, क्यों ज़रूरी है पब्लिक फैसिलिटी? महिला पुलिस देखिए, यहाँ पे टीचर देखिए, बस जा रहा है। ठीक है, अभी तो ये हरा तो नहीं था, ये हम देखे थे यूपी में गए थे बनारस में घूमने के लिए, तो ये चीज़ तो ऑरेंज कलर में था, ये जो जगह है ना बस तो पूरा ऐसे ऑरेंज था, अच्छा लग रहा था ऑरेंज भी देखने में, ऑरेंज हरा सभी अच्छा है, ये जो है ना ऐसे था, जैसा भी था तो ठीक है मिटा देता, अभी हरा ही ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं, हर कलर अच्छा होता है। तो एजुकेशन प्रोवाइड हम लोग को वाइड करना चाहिए, सरकार की तरफ से आज को मिलता ही है, एक टाइप का ये भी पब्लिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन मिलता है, बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है। एजुकेशन मैंने बोलिए मत, एकदम बहुत बढ़िया मिलता है, एकदम सरकारी स्कूल जो होता है ना बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है आपको। हर माँ बाप चाहता है कि हम अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजे, खाना भी मिलता है एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है। और देखिएगा पुलिस उलिस का तो एकदम बात ही निराला भैया, बहुत एकदम तुरंत जाइएगा, आपको एकदम सर्विस देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और आप आइएगा अगर देखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में, for many of the important things in the life the best way also the cheapest way is to provide goods and services collectively। goods and services collectively सबको मिलना चाहिए, कुछ बेसिक चीज मिलता भी है। सरकारी स्कूल में आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा, चाहिए एकदम A1 क्वालिटी, फिनलैंड वगैरह सब फेल है हम लोग के यहाँ सामने, कोई एकदम ही नहीं है, देख सकते हैं बढ़िया से। आइडिया होगा ये हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अभी करंटली देखिएगा तो थ्योरेटिकल एजुकेशन से हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, बट ये शिफ्टिंग का प्रोसेस हालांकि बहुत ही स्लो है, थोड़ा फास्ट होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आने वाला था, आज अभी 2025 हो गया है, देखिए कब तक आता है ये।
पर ठीक है, एजुकेशन का क्वालिटी में सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी ऑफ टीचर्स, जो कि जिसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा और हम लोग को मॉडिफाई करना चाहिए और थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। स्किल्ड टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, जो अनस्किल्ड टीचर्स है उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, जितना भी चाहे वो पैसा खिला करके नौकरी लिया हो। अच्छा है, वेस्ट बंगाल में हम लोग को यहाँ देखिएगा जितना भी मैंने पैसा वैसा खिला करके टीचर का नौकरी लिया था सबको सस्पेंड कर दिया। लेकिन ऑल्टरनेटिव वैकेंसी भी देना चाहिए, बहुत स्टूडेंट्स लोग का लाइफ बर्बाद हो रहा है। देखिएगा अभी हम देखें यहाँ पे दुर्गा पूजा से छुट्टी दिया हुआ बच्चा लोग को सरकारी स्कूल में, और बोला छठ पूजा बाद स्कूल खुलेगा। 1.5 महीना 2 महीने का छुट्टी हो जा रहा है, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। गर्मी का छुट्टी 1 महीने देता, चलिए समझते गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रोक वगैरह होने का चांसेस रहता है। ये क्या है भाई, पूजा का छुट्टी दे दिया तो पूजा का छुट्टी चल ही रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख ही सकते हैं आप, इससे डिग्रेड होगा ही हमारा एजुकेशन सिस्टम। सरकार को ये सब चीज़ में प्रॉपर स्टेप्स लेना चाहिए। चलिए ठीक है, और भी हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ में बात करते हैं। राशन वगैरह देखिएगा, पीडीएस सिस्टम अभी हम लोग को फ्री राशन मिलता है, सरकार की तरफ से फ्री राशन हम लोग को दिया जाता है भैया। फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन भी दिया जाता है। देखिएगा हेल्थ कार्ड, खास करके ये देखिए हमारा वेस्ट बंगाल का ये स्वास्थ्य साथी कार्ड है, ठीक है, स्वास्थ्य साथी। तो इस कार्ड के अंदर से 3 या 4 लाख तक मेडिकल फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बट ये कार्ड का भी कुछ ड्रॉबैक है, कोई हॉस्पिटल में कार्ड लेने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, बट कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। किसी हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट करा कर जानबूझ के बिल बढ़ा करके बना दिया जाता है। ये सब चीज़ को भी चेक करना चाहिए। सरकार का मतलब कुछ भी आ गया पॉलिसी ना, आदमी भी करप्शन करने के लिए एकदम रेडी रहता है, भैया करप्शन करना है, कहाँ से पैसा नोचना है, आदमी का भी क्या बोलिएगा एकदम। केरला में देखिए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो है हमारा यहाँ। केरला में जो लोग होते हैं यहाँ पे, इनका जो बच्चा होता है हजार बच्चा में इनका जो बच्चा का डेथ का रेशियो होता है बहुत कम होता है, बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर बेसिक हेल्थ फैसिलिटी को एकदम उतना भी आप पीक वाला मत सोचिए, बट हाँ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है इनका ग्राउंड लेवल पे। और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी है, बच्चा लोग वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का लेवल बहुत ही अच्छा है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस फंक्शंस वेल, कुछ जगह पे अच्छा है। वेस्ट बंगाल में देखिएगा तो पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। प्रैक्टिकली मैं बोलूँगा ये रियलिटी है, घर घर राशन पहुँचाया जाता है। और जो दुकान में भी है अभी करप्शन का सिस्टम है, हालांकि मेरे यहाँ पे तो मतलब ना के बराबर ही राशन का सिस्टम में करप्शन होता है। बट आप अपना लोकेलिटी में क्या होता है कमेंट करके हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। अब जहाँ पे आपका फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा है, फ्री ऑफ हेल्थ फैसिलिटी दिया जा रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ सिचुएशन लोगों का अच्छा रहता है। पब्लिक फैसिलिटी में एक और हमारा कंसेप्ट आता है बॉडी मास इंडेक्स का भैया। बीएमआई क्या होता है आप देखिएगा, आजकल सबको मतलब बीएमआई में लोग मेजर करते हैं, स्कूलों में भी हाइट वेट नापाया जाता है। तो बीएमआई मतलब क्या होता है भैया, वेट डिवाइडेड बाय हाइट, एक आदमी का वेट डिवाइडेड बाय हाइट। फॉर एग्जांपल लेट से अगर मेरा वेट है 70 kg, लेट से अगर मेरा वेट है 70 kg और मेरा हाइट है मान के चलिए कितना मानिएगा भैया, लेट से 177 सेंटीमीटर। 177 तो है नहीं भाई, कितना है मेरा हाइट तो भुला गया भैया, जितना भी है हाइट में कितना था भाई, 167। अब यहाँ से अगर आप रेशियो निकालिएगा इसमें तो ये मेरा बीएमआई आपको आ जाएगा। तो बीएमआई में भी आपका कुछ रेंज होता है भाई, बीएमआई में भी आपका रेंज होता है लेस देन 18 तो अंडर नरिश्ड, और बिटवीन 18 to 25 नरिश्ड, मोर देन 25 ओवरवेट ये कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है, हाइट का यूनिट भी देखना होगा, वेट का भी यूनिट देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सेप्शन, ग्रोइंग फॉर चिल्ड्रन आर नॉट एवेल्युएटेड अंडर बीएमआई। ग्रोइंग चिल्ड्रन को बीएमआई में एवेल्युएट नहीं करते, क्योंकि बच्चा आज कुछ और रहेगा कल कुछ और रहेगा। तो बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है जब आपका शरीर थोड़ा रिजिड हो जाता है। 13-14 साल में कहीं ना कहीं देखिएगा तो हमारा शरीर रिजिड होने स्टार्ट हो जाता है। आप लोग 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका शरीर एक प्रॉपर शेप ले चुका है, तो आप लोग का बीएमआई कैलकुलेट किया जा सकता है भैया। पब्लिक फैसिलिटी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भैया कि क्या इनकम एडिक्वेट मेजर है। हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्या इनकम इज एन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर इनकम नहीं है, एन एडिक्वेट मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सिर्फ इनकम तो है भी और नहीं भी है, सिर्फ इनकम नहीं और भी आता है, देन व्हाट कैन बी द अदर क्राइटेरिया। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारा हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप कैसा घर में रह रहे, ही नहीं कि छत्ता से पानी गिरते जा रहा है, एकदम चूरा है, खाना पीना का आपका अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है, तो हर चीज़ मैटर करता है भैया।
और ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, इनकम को तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी लिया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज में बताया है कि हेल्थ भी दिया जा रहा है। हेल्थ में क्या देखा जा रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर आपका एजुकेशन में दिया जा रहा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना ऑन एन एवरेज बच्चा पढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये सब हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ही। एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, जो हमारा हमको यहाँ पे बीएमआई में थोड़ा डाउट लग रहा था, ये हाइट का स्क्वायर हम लोग लेते हैं। बीएमआई कैलकुलेट करने समय हाइट का हम लोग स्क्वायर लेते हैं। वही हम सोचे 70/167 करेंगे तो कहाँ से भाई 20-25 ऐसे आएगा। तो हाइट का हमारा स्क्वायर लिया जाता है, और आपका वेट का, दोनों स्टैंडर्ड यूनिट भी 1 सेंटीमीटर वगैरह में नहीं, मीटर में है मेरा, ये स्टैंडर्ड यूनिट लिए तो ये भी स्टैंडर्ड यूनिट में ही लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया अभी। इसके बाद हमारा स्लाइड्स पे चलते हैं हम लोग। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या कहता है, इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। हमारा एजुकेशनल लेवल भी कंपेयर किया जाता है, और हेल्थ स्टेटस भी कंपेयर किया जाता है, और पर कैपिटा इनकम भी कंपेयर किया जाता है। ये टेबल दिया हुआ था हमारा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। श्रीलंका में आप देखिएगा तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है 2017 के अकॉर्डिंग, तो 11,899। इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इससे कम है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिएगा तो इंडिया का, देखिए इंडिया बहुत बड़ा बोले मिनी वर्ल्ड है, तो यहाँ थोड़ा एवरेज में आपका अप्रोक्सीमेट करना ही हो जाता है, स्टेट वाइज आपको प्रॉपर डेटा मिल पाता है। इंडिया बहुत बड़ा है भाई, श्रीलंका तो हम लोग का स्टेट जितना ही बड़ा है, इंडिया देखिए आपका, तो यहाँ भी कम हो जा रहा है 67। श्रीलंका में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखिएगा तो 11.2 ईयर्स है, इंडिया में 6.5 ईयर्स है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया का रैंक बहुत ही कम है, 134। अब पाकिस्तान का देखिए भाई, हमारा प्यारा एकदम, क्या बोलते हैं उसको, सनी बोल सकते हैं ना। तो पाकिस्तान में आप देखिएगा तो 5,374 यहाँ पे दिया है ग्रॉस नेशनल इनकम, और 66.4 है आपका यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 66.4 है हमारा पाकिस्तान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है पाकिस्तान, बेटा है 4.4 साल पढ़ रहा है कहाँ यहाँ पे, बहुत अच्छा है भाई। जाता है सब कोई मदरसा में पढ़ने के लिए, बढ़िया से एकदम बेस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग होता है भाई, उसको एकदम आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का हम लोग का। 164 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, समझे ना। तो डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? क्या आप और भी कोई इंडेक्स हो सकता है क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग? ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़ करके और भी क्या कोई इंडेक्स हो सकता है, बताइएगा हम लोग को कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भैया, आप लोग पढ़ते हैं बचपन से ही चीज हम लोग पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट करना भी है, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ना है। डेवलपमेंट भी करना है, प्रोग्रेस भी करना है, और फ्यूचर के लिए भी कुछ रिसोर्सेज छोड़ देना है। हम लोग का फैमिली में भी देखिएगा, अब पहले ये ट्रेडिशन भी होता था, खास करके आज भी जो हमारे जो पुश्तैनी जो चीज़ आता है, जो बोलते हैं पुश्तैनी, हमको पापा का दादा का प्रॉपर्टी मिला, तो ये चीज़ आज भी हम लोग रहता है कि हम लोग अपना बाल बच्चा के लिए कुछ भी चीज़ छोड़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जो देखिएगा आप, अगर जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चे के लिए कुछ करके जाते हैं, जो अभी आप लोग बड़ा होइएगा तो आप लोग भी जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए भी आप कुछ एक रिजर्व प्रॉपर्टी रखिएगा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सस्टेनेबिलिटी कि हमारा जो बच्चा है उसको ज़्यादा लोड लेना ना पड़े और वो और आगे प्रोग्रेस कर पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, कि हम लोग रिसोर्सेज को कंज्यूम तो करें ही, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी हम लोग कुछ कुछ रिसोर्सेज को छोड़ें। रिसोर्सेज को अभी हम लोग फुलफिल करें, साथ ही साथ रिसोर्सेज को अपने नीड्स को फुलफिल करें, और साथ ही साथ फुलफिलमेंट माने आगे के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ दें। ये नहीं कि भाई जो मिला एकदम बड़ा बोलो अभी खत्म कर दो, आगे के फिर क्या होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट क्या हमेशा आप देखिएगा कि डेवलपमेंट का मतलब तो होता है भैया कि रिसोर्सेज को हम लोग को तो यूज़ करना ही है, रिसोर्सेज यूज़ करेगा तो ये तो खत्म होगा। तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है? देखिए, इसमें यहाँ पे डिसाइड होता है कि हम लोग रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, कुछ कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज भी है, कुछ कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी है।
आपको दोनों का बैलेंस लेके चलना है। अब देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि क्या है, हम लोग को तो सोलर एनर्जी इतना इतना है, इंडिया क्यों नहीं प्रोड्यूस करता? भैया पैसा भी लगता है उसके लिए। चाइना आज कहीं ना कहीं ग्रीन सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर रहा है, उसके पास पैसा है। इंडिया भी अब स्लोली स्लोली इनिशिएटिव ले रहा है कि जितना भी हो पाए हम लोग भी ग्रीन इनिशिएटिव टूवर्ड्स ले पाए हमारा प्लैनेट के लिए। Therefore, sustainable use of resources is required and development should be sustainable. डेवलपमेंट के लिए भाई हम लोग के लिए सस्टेनेबल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज चाहिए और डेवलपमेंट जो हमारा होना चाहिए दैट शुड बी सस्टेनेबल। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे हमारा ग्राउंड वाटर इन इंडिया का एग्जांपल दिया है। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स have been reported a water level decline over 4 मीटर। आप देखिएगा पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया, बट साथ ही साथ वहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का सबसे ज्यादा केसेस सुनिएगा। इन अदर 25 years 60% of the country would be doing the same if present way of using the resources continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of Punjab and Western UP. हार्ड रॉकी प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल, देखिए सेंट्रल इंडिया में क्या होता है, हार्ड रॉकी प्लेटू पत्थर वह रहता है जगह में, और पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ग्राउंड वाटर कैसे होता है, जो बरसात का पानी है जमीन के अंदर जमा रहता है, उसी से तो ग्राउंड वाटर आता है। मेन सोर्सेस हमारा वही है। मेन सोर्सेज आप देखिएगा ग्राउंड वाटर वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म है। रेन वाटर है, रेन वाटर जाता है जमीन में फिल्टर होते हुए पहुंच जाता है। हम लोग का यहाँ भी अब देखिएगा वेस्ट बंगाल में आराम से हम लोग मोटर चालू किए, पंप एकदम धर रहे, पानी गया और उस पानी से नहा रहे हैं। पहले तो पानी को पीते भी थे, बट पता नहीं आज का समय क्या पॉल्यूशन के लेवल बढ़ गई, आप सब जार वाला पानी पीते हैं। सम कोस्टल एरियाज एंड रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स में भी आपको देखिएगा कि ग्राउंड वाटर का वहाँ भी इशू है। वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज? ग्राउंड वाटर आखिर क्यों ओवर यूज है? काहे कि इसके लिए हमारे पास कोई लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं है। आदमी पाइप डाला फटाफट एकदम तान लिया पानी में, कितना पानी चाहिए गिराते जा रहा, पानी बर्बाद होते जा रहा है। अभी भी हम लोगों ने देखा कितना बार पाइप लीकेज हो जाता है, पानी बर्बाद होते ही रहता है। कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? क्या डेवलपमेंट हो सकता है बिना ओवर यूज का? कमेंट करके हमको बताइएगा आप अपना क्या इसमें विचारधारा बोलना चाहेंगे। बट हाँ ये पॉसिबल है विदाउट ओवर यूज भी। हम लोग अगर रिसोर्सेज का जो यूजेज है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो कुछ हम न्यूक्लियर से ले गए, कुछ हम लोग सोलर से एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, कुछ हम लोग थर्मल से भी पूरा करेंगे, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग रिसोर्सेज को ज़्यादा टाइम के लिए यूटिलाइज कर पाएगा और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होगा। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ देखिए इस टेबल में क्या दिया है। दिस टेबल्स गिव्स अस एन एस्टिमेट। देखिए टेबल का है, मिडिल ईस्ट है रिजर्व्स, यहाँ पे तेल उसके पास कितना है। यूनाइटेड नेशन में रिजर्व देखिए 69 ही दिया है, यहाँ पे 69,000 मिलियन बैरल से, और मिडिल ईस्ट के पास सबसे ज़्यादा पूरा दुनिया में 1772 है। नंबर ऑफ ईयर रिजर्व है लास्ट, तो मिडिल ईस्ट के पास लगभग 70 साल ये रिजर्व लास्ट करेगा। यूएस के पास 10.5 और पूरा वर्ल्ड के पास ऑन एन एवरेज 47 ईयर्स तक जो क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम वो लास्ट करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं अभी हमारा गवर्नमेंट भी देखिएगा आप ईवी की तरफ इनिशिएटिव्स लेते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया और पेट्रोलियम से हम लोग कहीं ना कहीं बाइकआउट हो रहे हैं, बट ये टाइम लगेगा। 10-20 साल 30 साल बाद आप लोग देखिएगा, जब आप लोग भी बड़े हो जाइएगा तो फिर आप लोग को ये ऑब्जर्वेंस मिलेगा कि आपका यहाँ पर जितना भी गाड़ी वाड़ी चल रहा है सब बैटरी में आप लोग को ज़्यादातर मिलेगा। This table gives an estimate of the reserves of crude oil. More important, it also tells us about how many years of stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. The reserves would last only 50 years or more. देखिए रिजर्व खत्म हो जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा साल तक नहीं है भैया। इस क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ कंट्री? कमेंट करके हम लोग को बताइएगा क्या क्रूड ऑयल जरूरी है? आज का समय देखिएगा तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है भी, कहीं ना कहीं हम लोग को शिफ्ट भी करना है। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। हम लोग देखिएगा ज़्यादातर पेट्रोलियम जो है इम्पोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम इम्पोर्ट करके सब चीज़ को बना करके पेट्रोल का रेट होना चाहिए 50 से 60 रुपये लीटर, बट हम लोग इसको टैक्सेशन लगा करके 100-110 में बिक्री किया जाता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? तो आप बताइएगा यहाँ पे हम लोग को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। कहीं ना कहीं देखिए हम लोग को पेट्रोल भी ज़रूरत है और साथ ही साथ अब हम लोग को हाइब्रिड मॉडल का ज़रूरत है, ताकि आस्ते आस्ते हम लोग स्लोली हम लोग शिफ्ट कर पाए फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ेंगे भाई, चैप्टर खत्म हो गया, एंजॉय करिए। हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है डेवलपमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का सारा टॉपिक्स हो जाता है समाप्त। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक हम लोग अगले वीडियो में। और याद रखिएगा, देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, वो बहुत कोई लोग आजकल मार्केट में देख रहे पढ़ा रहा है, बट इकोनॉमिक्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है और इसका इंपॉर्टेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक्स का पहले जो चैप्टर्स रहता था वो आपको लोअर क्लासेस में नहीं दिया जाता था, 9 से आप लोग बेसिकली पढ़ते थे, बट अब 8, 7, 6 में भी बेसिक इकोनॉमिक्स का कुछ चैप्टर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इकोनॉमिक्स का वेटेज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो इसको हल्का में आपको नहीं लेना है। और देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे भी है इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स जो कि बस आ रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर चैप्टर का मीनिंग समझा रहे हैं और चीज़ को खत्म कर दे रहे हैं, इन डेप्थ नहीं बता रहे, उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे हैं। तो वो सारा चीज़ को अवॉइड करिएगा, कोशिश करिएगा इकोनॉमिक्स को आप थिंक कर पाए, एक थिंकिंग क्रिएचर बन के इसके बारे में सोच पाए और चैप्टर को पढ़े, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी उसको याद करें, मेमोराइज करें, बट साथ ही साथ आपको उसका एक इन डेप्थ नॉलेज, एक माइंड सेट आपको डेवलप करना भी जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।